चार्जर भी लाऊंगा, बातों में लगते हैं आज। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, बच्चे. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था हमने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा एनसीईआरटी की बुक से. देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वैसे डिटेल में पढ़े ना तो बहुत सारा कुछ है, मतलब हर एक चीज के डिटेल में घुस सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें. मैं अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके रिलेटेड जो भी डीप में जाने की जरूरत है वो जाएंगे. बहुत ज्यादा एक्सेस में डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वो मजा तो आता रहता है लेकिन तो मतलब नहीं. ठीक है सर, तो ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है? ओवरियन स्ट्रोमा. ओवरी की स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे. ओवरी का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना उसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं. कॉर्टेक्स का मतलब बाहर वाला पोर्शन, स्ट्रोमा का मतलब सेंटर वाला पोर्शन. वो आज हम पढ़ेंगे. ओवरी की स्ट्रक्चर डिटेल में देखनी बाकी है. ठीक है. अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे. मुझे लग रहा है एक बच्ची ने कल मुझे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर हाइमेन के रप्चर होने का क्या-क्या रीजन होता है और क्या रीजन होता है. मुझे लग रहा है कि वो बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी. तो अंदर लिखा हुआ है टेम्पोन को इंसर्ट करने की वजह से भी फट जाता है. तो टेम्पोन क्या होता है वो शायद नहीं पता होगा तुम्हें. पता है क्या टेम्पोन क्या होता है? यस सर, पता है. यदि टेम्पोन पता है जिन सब बच्चों को तो वेरी गुड. क्या होता है, ऐसे सैनिटरी पैड वगैरह होते हैं बिल्कुल, उसका रिप्लेसमेंट है एक स्टिक जैसी स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, उसे इंसर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या करता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे हम टेम्पोन बोलते हैं. तो उसको इंसर्ट करने से भी हाइमेन रप्चर हो सकती है. ठीक है ना. तो इसका वर्ड था अभी मैं देख रहा था एनसीईआरटी की बुक, तो मुझे इसमें पॉइंट दिखा तो मुझे लगा कि शायद कल वो बच्ची यही पूछना चाहती थी. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स है वो पढ़ लिए थे. ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटिक भी पढ़ लिया था. और ग्लैंड्स के बारे में मैंने कई बार बताया है कि फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके पास में यहाँ पर ही वेस्टिब्यूल में ओपन होता है. क्या यहाँ पर एक टू पेयर होती है इस तरीके से, और एक बड़ा होता है जिसे हम ग्रेटर वेस्टिब्यूल बोलते हैं और एक छोटा होता है जिसे हम लेसर वेस्टिब्यूल बोलते हैं. तो इस तरीके से ग्लैंड जो है वो यहाँ पर ओपन होता है जिसे हम और क्या बोलते हैं, ग्रेटर और लेसर वेस्टिब्यूल को कंबाइनली बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो गई थी. अब पहले मैं तुमको ओवरी की स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम एक्सेसरी जो ऑर्गन है फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले देख लो आप स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. कुछ बच्चे जो है क्लास में क्वेश्चन पूछने में शर्माते हैं, बाद में मैसेज आते हैं उनके कि सर मुझे ये बता दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. देखो कल को डॉक्टर बन जाओगे तुम लोग, जो हम ह्यूमन की बॉडी से डील करने वाले हैं, तो ना तो एटलीस्ट जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ो. मैं तुम्हें एक इंसिडेंट्स बता देता हूं ताकि तुम लोगों को पता रहे कि डॉक्टर की सोच क्या होती है जब पेशेंट उसके सामने होता है. या फर्स्ट ईयर में तुम लोग कॉलेज में जाओगे ना तब तुम डिसेक्शन करोगे, डेड बॉडी का डिसेक्शन करोगे. तो हम लोगों को भी मतलब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट के ग्रुप को एक कैडेवर मिला होता है. कैडेवर मतलब डेड बॉडी. तो एक डेड बॉडी असाइन होता है, उसके भी दो बायलैटरल हाफ होते हैं. तो एक बैच आधे पोर्शन को करेगा, एक आधे को करे डिसेक्शन करेगा. इस तरीके से चलता है. तो स्टार्ट हुआ अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हेड एंड नेक, थोरैक्स, एब्डोमिनल रीजन. तो तब तक क्या होता था, जो हमारे पास जो बॉडी थी ना वो डेड बॉडी, वो मेल की डेड बॉडी थी. तो उस मेल की डेड बॉडी का जो ग्रोइन वाला रीजन है, वो पेल्विक रीजन जो है वो कवर्ड रहता था एक कपड़े से. जब भी हम जाते थे तो वो कवर्ड रहता था. अब एक दिन क्या हुआ, अब सारा जब हमने डिस्कशन कर लिया तो लास्ट में
रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके डिसेक्शन की बारी है। हमारा मेल बॉडी था, तो क्या हुआ कि सर ने, वो हमारे जो एचओडी थे एनाटॉमी के, वो आए और उन्होंने बोला ओके नाउ टुडे विल डाइसेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यू आर हैविंग मेल बॉडी, सो विल स्टार्ट विद द डिसेक्शन, सो रिमूव द क्लॉथ। बोलते उन्होंने कि भाई कपड़ा जो ढका हुआ है वो हटा। तो क्या किया, एक बच्चे ने फिर वो कपड़ा हटाया। जैसे ही वो कपड़ा हटाया, एक लड़की जो है वो हंस पड़ी, उसको हंसी आ गई, और उसके बाद जो उसकी डांट पड़ी है, मैंने दुनिया में उतना ही भयानक डांट किसी की पड़ती हुई नहीं देखी, और 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया उसे, सिर्फ इस बात को लेकर के कि उसे पता नहीं पड़ रहा था, या शायद वो पता नहीं क्या सोचा उसने कि हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें चीजों को पढ़ाई के वे में देखना चाहिए, हमें उसे मजाक मस्ती के वे में नहीं देखना चाहिए। तब हमें सीरियसली, हम कुछ सीख रहे हैं और जो हम सीख रहे हैं उसे हम आगे जाकर के अप्लाई करने वाले लोगों को बचाने के लिए, लोगों की बीमारियों से उसे छुटकारा दिलाने के लिए। तो माइंड में ये चीज रहनी चाहिए उस टाइम पे, माइंड में कुछ ऑल्टर्ड थॉट, कुछ बुरे ख्याल वो सब नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस दिन देखा कि कितनी भयानक डांट पड़ी। हम लोग तो सोच भी नहीं रहे, हम लोग के लिए वो डेड बॉडी था, वो पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अभी जो तुम सिस्टम पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो तुम ये मान के चलो कि तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, और डॉक्टर के माइंड में क्या थॉट प्रोसेस रहता है, वो क्या सोचता है। तुम बायोलॉजी वाला एक स्टूडेंट जो है ना, वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है, उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, वो अलग सोचता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात का जरूर से ध्यान रखना। हाँ बच्चे, आरती, हम लोगों की चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस हो, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो पढ़ाने का तरीका होता है, सारा कुछ सेम होता है। बस फाइनल ईयर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़े से डेंटल रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे जनरल सर्जरी हम 3rd ईयर में ही पढ़ लेते हैं, फाइनल ईयर के अंदर हमारा ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आ जाता है। उन लोगों का ऑर्थोपेडिक चलता है, तो हम लोगों का ऑर्थोडोंटिक्स चलता है। उनका पीडियाट्रिक्स चलता है, हमारा पीडियोडोंटिक्स चलता है। तो वो फाइनल ईयर में जाकर के सब्जेक्ट्स जो है वो अलग हो जाते हैं। बाकी 1st to 3rd ईयर मोस्टली सब्जेक्ट्स जो है वो कॉमन ही रहते हैं। तो इसीलिए 1st ईयर में डायसेक्शन हम भी करते हैं, तुम भी। एक डॉक्टर पूरी तरीके से डॉक्टर होता है, जो बीडीएस डॉक्टर है वो पूरी तरीके से डॉक्टर है। डेंटल और फेशियल वाला जो रीजन है वो उसका स्पेशलाइजेशन, मतलब मुझे बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में सब कुछ पता है, बट मेरा एक्सपर्टीज जो है वो मेरा ओरल और मैक्सिलोफेशियल वाले जो रीजन है, डेंटल वाले रीजन है, वो होते हैं, ठीक है। क्या ये तो सर जी, हेलो सर। सर लेकिन क्या हुआ बच्चे, आपकी एमडी किस में है? बच्चे मैंने एमडीएस नहीं किया हुआ है, मैं सिर्फ बीडीएस। मेरी वाइफ जो है उन्होंने एमडीएस किया हुआ है, उनका और मैक्सिलोफेशियल ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो हमारे। हेलो सर जी। हाँ सर जी, अब बीडीएस वालों को भी तो मतलब सर्जरी करने के लिए मतलब कि मिल गया है ना। हमारे क्लिनिक में भी मोस्टली सर्जरी वाले जो केसेस होते हैं ना वो मेन लेते हैं। तो वो नाम ही है ना, डेंटल सर्जन है, तो सर्जन बिना कंप्लीट स्टडी के थोड़ी बन सकते हैं। और कोई पेशेंट हम लोग क्लिनिक पे, तो वो पेशेंट को भी हो सकता है। हाँ सर आपका पीएमटी में कितना स्कोर था? मेरा पीएमटी में 73% थे, और मेरी रैंक जो थी ऑल इंडिया रैंक वो 2500 के आसपास थी। 2500 हाँ। हम लोग के टाइम पे सीट्स जो है वो काफी कम हुआ करती थी, तो इसीलिए वैसे मुझे एमबीबीएस मिल भी रहा था असम वाले कॉलेजेस, लेकिन मैंने लिया नहीं था उसका। तो सर जी, तो अब मतलब कि उतना डिफरेंट नहीं रहेगा ना बीडीएस और एमबीबीएस में, क्योंकि उन लोग भी सर्जरी कर सकते हैं। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि प्राइवेट कॉलेजेस काफी ज्यादा, डेंटल कॉलेज प्राइवेट के बहुत सारे खुलने की वजह से कंपटीशन बढ़ गई, बस ये डिफरेंस है। पढ़ाई के मामले में तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहा है वो तो काफी अच्छा पढ़ता है, उसको आता है सब कुछ। लेकिन मेनली क्या होता है, आजकल प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस इतने खुल गए ना कि उनकी वजह से काफी मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें अच्छा डॉक्टर है, वही सक्सेसफुल है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। प्रांजल पूछ रही है ओस एक्सटर्ना क्या होता है बच्चों। ओस इंटरना और ओस एक्सटर्ना जो सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा जो है उसके अंदर 2 स्फिंक्टर होते हैं। हमने कल डायग्राम बनाया था, याद होगा, कुछ इस टाइप का जो क्लियर शेप हमने यूट्रस बनाया था, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से याद होगा। तो एक मैंने यहाँ पे सर्कल करके बताया था, ये एक इनर स्फिंक्टर है, ये सॉरी आउटर स्फिंक्टर है, एक जो है ये इनर स्फिंक्टर है। इन दोनों को, इसको ओस इंटरना, इसको ओस एक्सटर्ना, हमारी बॉडी के वन ऑफ द सबसे मतलब पावरफुल स्फिंक्टर जो है वो ये होती है,
तभी तो बेबी को रोक के रखती है जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक, ठीक है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन क्या होता है, प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन एक टर्सरी प्रोटीन है, कोई प्रोटीन इस टाइप का है फोल्डेड, ये है फाइब्रिनोजन। जब तक ये ऐसा फोल्डेड रहेगा तब तक क्या होगा, ये पानी में डिसॉल्व टाइप से रहेगा, क्या होगा, लिक्विड जैसा रहेगा। मान लो पानी के अंदर ऐसे, लिक्विड के अंदर ऐसा बहुत सारा फाइब्रिनोजन है, तो क्या होगा, वो इस तरीके से एक लिक्विड की फॉर्म में अंदर डिसॉल्व, लिक्विड जैसा। लेकिन जब ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, ये तो क्या था, ये तो था फाइब्रिनोजन, और जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो ओपन हो जाती है और ये धागा ऐसे खुल जाता है। ये जो प्रोटीन का थ्रेड है वो ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे में से फंस जाएगा, मैश बन जाएगा, जाल जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए वो चीज जो अभी लिक्विड दिख रही थी वो कैसे हो जाएगी, वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए क्या, ठीक है। धर्मेंद्र पूछ रहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन गोनेडोट्रोपिन वर्क। देखो बच्चे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है पिट्यूटरी। गोनेडोट्रोपिन, ट्रोपिन मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को डायरेक्शन देना, वो होता है ट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन यानी गोनेड्स को क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है हार्मोन बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए। गोनेड्स को अपना काम करने के लिए और हार्मोन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन देने वाला हार्मोन जो उसे हम बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन, जो गोनेड को इंड्यूस करते हैं। कौन करते हैं, एलएच और एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच को क्या बोल दोगे, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन। समझ गए क्या, ये रहे बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या। सर सीमेन में कोई एसिड भी होता है क्या, सीमेन में कोई एसिड भी होता है क्या? सिट्रिक एसिड वगैरह होते हैं भाई, जो हाँ सिट्रिक एसिड वगैरह जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अमाउंट कम होता है। पीएच जो है वो उससे ऐसा नहीं है कि एसिडिक हो जाएगा, एसिड होती है जरूर से। सिट्रिक एसिड का नाम ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देख रहे हैं। ओवरी का साइज वगैरह तो हमने देख लिया था, कहां पर प्रेजेंट है वो देख लिया था। और यहाँ पर ओवरी जो है वो मीजोवरियम की सहायता से, मीजोवरियम स्ट्रक्चर जो है उसकी सहायता से जुड़ा हुआ होता है, किससे, जो पेरिटोनियल वॉल है। अब एक इंपॉर्टेंट खास बात बता रहा हूं, देखो ये ओवरी जो है इसके अंदर मीजोवरियम, यदि ये वाला पोर्शन है तो यहाँ से इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करेंगे। ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स आते हैं, मान लो ये आर्टरी है, इसी के साथ साथ मान लो वेन जो है वो भी चल रहा है, तो आर्टरी, वेन, नर्व्स, वो सारी सप्लाई जो है यहाँ पर पैरेलल में चल रही है। स्टोमा यहाँ से आई मीजोवरियम वाले रीजन से। अब क्या होगा, देखो ओवरी के अंदर जो आउटर लेयर होगी, एक तो ऑर्गन की कवरिंग जो है वो तो पेरिटोनियम होती है, विसरल पेरिटोनियम, तो विसरल पेरिटोनियम तो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन में होती है, ये पता है सबको, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस की बात करें या ओवरी की बात करें तो ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल है। और यहाँ पर सबसे बाहर जो लेयर बनती है वो लेयर होती है किसकी, क्यूबॉइडल सेल, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो कैसी है, वो क्यूबॉइडल सेल है। मैं थोड़ा बड़े साइज में बना रहा हूँ सेल, ताकि तुम्हें ध्यान रहे, बुक के अंदर छोटे छोटे से साइज के सेल बनाए हुए होते हैं। ये है क्यूबॉइडल सेल, सबसे बाहर। कौन सी उपकला है, कौन सा एपिथेलियम है, घनाकार उपकला। सिंगल लेयर होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ओवरी पे जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम जर्म एपिथेलियम, जनन उपकला। जर्म एपिथेलियम या जनन उपकला। इस जनन उपकला के नीचे यहाँ पर सेकेंड लेयर होती है, वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो जर्म एपिथेलियम है, जनन उपकला है बच्चों। नेक्स्ट लेयर का नाम क्या लिखा हमने, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसने क्या किया हुआ है, ये जो जर्म एपिथेलियम है, जनन उपकला है, इसने बहुत सारे
उगोनिया बनाए हुए। क्या होगा? जो जनन उपकला है उसका काम क्या होगा? डिवाइड करके क्या बनाएंगी? उगोनियल सेल्स बनाएंगी। और ये उगोनिया का निर्माण उसने कब किया? भ्रूण के अंदर। जन्म के पहले भ्रूणीय अवस्था में। जन्म के पहले भ्रूणीय अवस्था में यहां पर उसने परिधीय भाग में, ये तो सेंटर वाला पोर्शन हो गया, तो केंद्रीय भाग हो गया, ये परिधीय भाग हो गया। परिधीय भाग जो है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ऑफ ओवरी, वल्कुट वाला क्षेत्र। और अंदर वाला जो पार्ट है उससे बोलते हैं हम मेडुला, मेडुला ऑफ ओवरी। तो दो पार्ट हो गए, मेडुला के अंदर इसकी ब्लड सप्लाई वगैरह सब है, और कॉर्टेक्स वाला भाग जो है, इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर हम क्या देखते हैं? बहुत सारे उगोनियल सेल्स। और ये उगोनिया कब बनी है? मैं तुम्हें यदि नंबर की बात करूं, थोड़ा सा डेटा बताऊं, तो लगभग 5 लाख के आसपास उगोनिया जो है वो बनी हुई होती है। किस टाइम पे? जब एम्ब्रियो लगभग 20 वीक्स का होता है। जब 20 वीक, 20 वीक मतलब कितना महीना हो गया? 5 महीने का, 5 मंथ, 5 महीने के आसपास। तो जो 5-6 महीने की भ्रूण होती है ना, जो फीटस होता है ना, उस टाइम पे उस एम्ब्रियो के अंदर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे उगोनिया जो है यहाँ पर बने होते हैं, बहुत सारे उगोनियल सेल्स जो है वो बनते हैं। जन्म के बाद इसके अंदर माइटोसिस नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। उगोनिया जितनी बननी थी पहले बन गई, और उसमें भी क्या हमने देखा, 5 लाख के आसपास उगोनिया जो है वो 20th जो वीक है उसके अंदर है। फिर ग्रेजुअली क्या होता है, उनमें से कुछ उगोनियल सेल्स जो है वो डीजनरेट होती जाती है। जो उगोनिया है उसके डीजनरेट होने को हम क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। क्या बोलते हैं? एट्रेशिया। तो धीरे धीरे बर्थ के आसपास में उसका नंबर कम होकर 1 लाख के आसपास रह जाता है। समझ गए क्या? 5 लाख के आसपास उगोनिया बनेगी, और जन्म के टाइम पे कम होते होते कितनी रह जाएगी? लगभग 1 लाख के आसपास रह जाएगी। और यदि हम बात करें एडल्ट प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी में एक ओवरी में कितनी उगोनिया होती है? ये तो पता होगा। 50 से 60,000, 60,000 60,000 के आसपास। ठीक है, तो 60 to 80,000 जो है, 60 to 80,000, 60 to 80,000 हमारे एनसीईआरटी में लिखा दिया हुआ है। तो उतनी उगोनिया रह जाती है। पता पड़ रहा है सब बच्चों को? क्या बता रहा हूं कि एम्ब्रियो स्टेज में स्टार्ट हुआ था डिवाइड होना, बहुत सारी उगोनिया बनी, पहले बर्थ तक डीजनरेट हुई कुछ, और बर्थ से प्यूबर्टी तक भी और डीजनरेट हुई। उगोनियल सेल्स का, उगोनिया का डीजनरेट होना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एट्रेशिया। फॉलिकुलर एट्रेशिया, फॉलिकल्स जो है उनका नष्ट होना फॉलिकुलर एट्रेशिया होता है। अब क्या होगा देखो। सर जी सुनिए ना। हाँ बच्चे। सर ये जो आप नरजर्म कोशिका बता रहे हैं, वो तो मतलब कि वो तो मेल में पाया जाता है ना, जिसमें क्या बोलते हैं नरजर्म कोशिका, वहीं पे सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो ये इसमें क्या बोलते हैं अर्ध। बिल्कुल वैसे ही जैसे जन्म एपिथेलियम का मतलब जनन उपकला होता है। जनन उपकला जो है वो नर में भी होगा और मादा में भी होगा। अच्छा मतलब बना रहे हैं। जन्म एपिथेलियम का काम क्या है? जनन कोशिकाओं को बनाना, यानी कि शुक्राणुओं को। गैमेट बनाते हैं ना, दोनों में यही, मेल एंड फीमेल दोनों में। हाँ, इसको तो हम जर्म सेल को तो जर्म सेल ही बोलेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जनन कोशिका ही बोलेंगे। और फिर इसमें जैसे कि सर्टोली कोशिका पाया जाता है, मतलब कि जैसे कि शुक्रजनक नलिका हो, इसमें भी पाया। बच्चे फीमेल में कहां सर्टोली कोशिका है? नहीं सर, कंपैरिजन करके मैं ऐसे ही पूछ दी जनरली। नहीं, फीमेल में होता है, ध्यान, सर्टोली कोशिका इनमें नहीं होती। सर कॉर्टेक्स लेयर है क्या? क्योंकि जो फॉलिकल डेवलप होगा वो यहाँ स्ट्रोमा से अपना फूड ले लेगा। ठीक है सर, कॉर्टेक्स लेयर है क्या? कॉर्टेक्स हाँ लेयर है क्या सर? हाँ, ऐसा समझ लो कि ये जो ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर बाहरी भाग जो है, परिधीय भाग जो है, कनेक्टिव टिश्यू है मेनली, उस भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और केंद्रीय भाग जहां पर मेनली वास्कुलर सप्लाई होती है वो होता है मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग में जर्म एपिथेलियम पेरिफेरी पे है, तो कॉर्टेक्स वाले भाग में किसका डेवलपमेंट होगा? फॉलिकल का। बचपन में क्या हुआ? ये एम्ब्रियो स्टेज में पहले उगोनिया बनी थी। अब इनमें से ही कुछ उगोनियल सेल्स जो है वो साइज में बड़ी हो जाती है, कुछ उगोनियल सेल साइज में बड़ी हो जाती है, जिन्हें हम क्या बोल देंगे?
प्राइमरी oocyte, जैसे मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, यहाँ पे प्राइमरी oocyte होता है। और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स जो है वो ऐसे इकट्ठे होते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। कुछ इस तरीके से क्या बन रहा है, इसके अंदर बन रहा है, मान लो डिटेल में बाद में एक बता दूंगा कि कहां पर क्या बनता है, एक बार समझ लो। प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटिका, फॉलिकल को हिंदी में बोलते हैं पुटिका। प्राइमरी फॉलिकल जब बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा। अब वैसे हमारी मॉड्यूल वगैरह या एनसीईआरटी में शायद सेकेंडरी फॉलिकल टर्म यूज किया है, लेकिन जब कॉलेज में पढ़ोगे तो बोलोगे वेसिकुलर फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल की दो स्टेज बोलोगे, एक बोलोगे अर्ली प्राइमरी फॉलिकल, एक डेवलप्ड मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल, और फिर इसके बाद में ये डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, ये डेवलप हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक ऐसे फॉलिकल में जहां पर बीच में एक कैविटी बन जाएगी। ये तो एग सेल है, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स है, वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होती है, बीच में एक कैविटी बनने लग जाती है कुछ इस तरीके से, एंट्रम कैविटी, और बाहर की तरफ ये स्ट्रोमा जो है थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल, ऐसे लेयर्स बनाता है। प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और मैच्योर टर्सरी फॉलिकल जो होती है उसको ही बोलते हैं हम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल किसके आधार पर नाम रखा हुआ है, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था डिग्राफ के नाम पर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। कहां पर बन रहा है ये सब कुछ, कॉर्टेक्स में कि मेडुला में, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में, जो है वो कॉर्टेक्स में चल रहा है। कब हो रहा है ये प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहा है कि पहले, सर पहले हो, पहले, है ना, एम्ब्रियोनल स्टेज में, बिफोर प्यूबर्टी। सर जी, हाँ बच्चे, सर जी ये जो ट्यूनिका जो एल्बुजिया है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में भी शायद हमारी एनसीईआरटी में ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही लिखा हुआ है। देख के बताओ क्या, एक बार देखना तुम, शायद मुझे यहाँ तक ध्यान आ रहा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही लिखा हुआ है अपने एनसीईआरटी में। यस सर वही लिखा है। सर वो क्लियर है ना, क्या बच्चे, लेयर है ना ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सफेद जो योजित ऊतक होते हैं उनका बना हुआ होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जब मैच्योर हो जाएगा फिर इसका आगे का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस स्टेज में जो यहाँ पर तुम्हें एग दिख रहा है, ये एग कौन सी स्टेज में है ये बता दो, इसके अंदर क्या डिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मियोसिस 1 जो है उसकी स्टेज में अरेस्टेड है, समझ गए, अर्धसूत्रीय विभाजन 1 2 दो पार्ट में होता है ना, तो फर्स्ट में है ये। अब क्या होता है बच्चों, अब इसके बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसके ब्रेक होने का टाइम आता है, और ये कुछ इस तरीके से दीवार से चिपकेगा, भित्ति से चिपकेगा, और इसके अंदर से क्या रिलीज हो जाएगा, जो एग है वो, इस एग के ऊपर यदि कोई लेयर है नोना पैरासिटा, वो कोरोना रेडिएटा वाली लेयर होती है, वो लेयर, और कुछ फॉलिकुलर सेल्स जो है जो यहाँ पर थी वो उसके साथ में रिलीज हो गया, टूट गया और बाहर निकल गया। क्या बोल रहे हो इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को तुम बोल रहे हो ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग हो गया, ओव्यूलेशन हो गया। अंदर क्या रहेगा, ये बाहर वाली परत रहेगी, ये वाली रेडी कि नहीं, बाहर वाली परत रहेगी, एक्स्टर्नल थीका, कॉर्पस लूटियम बनाएगा, फॉलिकुलर सेल्स वो यहाँ पर है, ऐसा हो गया। अब क्या होता है, अब इसके अंदर भर जाता है क्या, ब्लड, भर जाएगा अंडोत्सर्ग के बाद में ब्लड जब भर जाएगा तो ये जो संरचना अब बन गई उससे हम क्या बोल देते हैं, उससे ही बोलते हो कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम। ब्लड फिल्ड पार्ट तो कॉर्पस हेमोरैजिकम होता है, लेकिन पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या बोल देते हैं, और ये स्ट्रक्चर बन गया है अब
कॉर्पस ल्यूटियम, पूरा का पूरा ब्लड भरा हुआ है इसके अंदर, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेजुअली क्या होगा, अब दो कंडीशन है, या तो प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो। यदि ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये परसिस्ट करेगा कब तक के लिए, जब तक एम्ब्रियो जो है वो लगा हुआ है, तब उस टाइम पे प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम मिलके क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है, प्रेगनेंसी को बनाए रखना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और क्या होगा, यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उस केस में धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ये रिग्रेस होने लग जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, मान लो छोटा होने लग जाएगा। सर जी इसको, ये पित्तपिंड है ना सर, क्या हुआ, ये पित्तपिंड है ना, पित्तपिंड ये एंड्रोजन का कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन का तो बिल्कुल सही बोल, ये पित्तपिंड बोलते हैं। और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर और खत्म हो जाएगा। क्या बन गया, ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये स्ट्रक्चर होती है ओवरी की। क्या सब बच्चों को बातें समझ में आ गई क्या, ओवरी के अंदर सर जी सुनिए ना, क्या हुआ बच्चे, सर जी ओव्यूलेशन हुआ है, फिर इसके बाद जो ये जो है ना कार्पस ल्यूटियम, वहां से एक बार और कैसे प्रोसेस हुआ एक बार बताइए ना सर। ओवुलेशन हो गया, अब जो ब्रेक होने के बाद संरचना बनी उसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, उस संरचना को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। पिग्मेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इसके अंदर ल्यूटेन पिगमेंट होता है उसका कलर येलो होता है इसलिए। सर यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्लड है, वो वाली प्रोसेस है, फिर यहाँ पे क्या होगा तो फिर ब्लड फिल हो गया, अब एक संरचना बन गई, एक मतलब कि वहां पे जम हो गया सर, मतलब वहां पे भर गया पूरे ब्लड से फिर से ऐसा। भाई जब चोट लगती है, मानो तुम्हारे स्किन पे चोट लगेगी तो क्या होगा, वहां पे पहले एक क्लॉट बनेगा, फिर धीरे धीरे वो भर जाएगा, हाँ हील हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा सर। तो बॉडी के मैकेनिज्म तो वैसे ही चल रही है। ओव्यूलेशन हुआ, जो स्पेस बचा पहले ब्लड भरा, फिर धीरे धीरे वो एक गोलाकार ग्रंथि जैसी संरचना में कन्वर्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर धीरे धीरे वो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया और खत्म हो गया। सर जो ओव्यूलेशन होता है उसमें ना सेकेंडरी ओसाइट निकलता है ना, मतलब मियोसिस 2 नहीं हुआ रहता है ना। अभी जब ये ओव्यूलेशन हो रहा है ठीक उसी टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे, ओव्यूलेशन के साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सेल्स, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक बॉडी। पोलर बॉडी। तो यहाँ पर निकला क्या, ये वाली जो सेल है ये प्राइमरी ओसाइट है। प्राइमरी ओसाइट कौन सी स्टेज में है, प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 की स्टेज में अरेस्टेड है, समझ गए क्या, डिप्लोइडियम के अंदर, जिसको हम डिप्टोडियम भी बोलते हैं, समझ गए। और जैसे ये ओव्यूलेट होता है ठीक उसी टाइम पे मियोसिस 1 वाली प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी बाहर निकल रहा है वो क्या है, वो सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी है, समझ गए। मियोसिस 2 कब होता है, सर जी सर फर्टिलाइजेशन के समय होता है ना। कम आ जाता है तब। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, है ना। अभी मत पढ़ो पीछे बच्चे, एक सुनो, एक प्रोसेस को दूसरे से जबरदस्ती मिक्स मत करो। अभी मैं तुमको ओवरी की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अभी मैं तुमको फिजियोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूँ कि मियोसिस कैसे कंप्लीट होगा। अभी हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस बहुत डिटेल में, युग्मक जनन वाली प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं क्या बताऊंगा वहां पर, ठीक है। खिचड़ी मत करो, अभी जो बता रहा हूँ वो चीज समझो, फिर इसके बाद मैं रिलेट करवाऊंगा तुम्हें कि देखो डायग्राम में हमने यहाँ पे ये बनाया था, किस स्टेज में क्या है। अभी तुमको यहाँ बोर्ड में जितनी बात बता रहा हूँ उतनी क्लियर होगी बिल्कुल। सर जी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो कार्पस ल्यूटियम के बाद जो प्रोसेस है उसको आप क्या लिखे हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे छोटा होता है और धीरे धीरे कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होकर के खत्म हो जाता है। सर साइड प्लीज। सर जी हिंदी में बताइए ना, जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसको क्या बोलेंगे, इसको तो वापस उसको ग्राफी फुटक बोलते हैं, क्या हुआ, पित्तपिंड बोलते हैं, सॉरी सर, इसको पित्तपिंड बोलते हैं, इसको बाद इसको क्या बोलते हैं। हाँ बच्चे पिग्मेंट बोलते हैं। वापस से सारी बातें सुन लो एक बार।
ओवरी के अंदर जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है जर्मन उपकला, जर्म एपिथेलियम। उसके अंदर जो परत होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। जो केंद्रीय वाला भाग है, सेंटर वाला भाग है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे मेडुला बोलते हैं। परिधि वाला भाग है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग में जनन उपकला के विभाजन से बहुत सारे क्या बने होते हैं, बहुत सारे उगोनियल सेल्स बने होते हैं जिनका निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। उनमें बहुत सारे जो उगोनियल सेल इनिशियली बनते हैं उसमें से कुछ जो है वो नष्ट हो जाते हैं जन्म होते होते, और बहुत सारे यूगोनियल सेल जो है वो प्यूबर्टी आते आते तक नष्ट हो जाते हैं, जिससे एक अंडाशय में 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी oocyte वगैरह जो है वो बचेंगे। उनका डेवलपमेंट जो है वो एक साथ नहीं होगा, कुछ कुछ टाइम के बाद में साइकिल की फॉर्म में चलता रहेगा, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में भी देखेंगे। ठीक है, रिपीटेड जो है वो होता रहता है 28 डेज के साइकिल पे। फिर इसके अंदर जो स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सॉरी oocyte बन रहे हैं, उनके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स हैं, जो पुटिका कोशिकाएं होती है वो अरेंज हो जाती है, और प्राथमिक पुटिका उससे डेवलप होकर के द्वितीयक पुटिका, उससे डेवलप होकर के तृतीयक पुटिका, इनका निर्माण होता है और साथ में कैविटी बन जाती है। और जो मैच्योर पुटिका होती है, जो परिपक्व पुटिका होती है, उसे हम ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका बोलते हैं। जब वो मैच्योर हो जाएगी तब क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के टाइम पे जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है और कुछ फॉलिकुलर सेल्स है, वो बाहर निकल जाएंगे ओवरी से, और थीका इंटरना एक्सटर्ना कुछ फॉलिकुलर सेल अंदर रह जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा ब्लड का, एक संरचना बन जाएगी जिस संरचना को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम प्रोजेस्टेरोन बनाना है, लेकिन एस्ट्रोजन भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीका इंटरना की सेल होती है तो कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी बनता है। इसके बाद में ये धीरे धीरे, यदि निषेचन नहीं होता है तो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है, संकुचित होने लग जाती है, और छोटी होकर के कार्पस एल्बिगेंस नाम की संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, और कार्पस एल्बिगेंस धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे बात समझ में? सर Yes, sir. टर्शियरी फॉलिकल। यस सर। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन देखा था हमने फीमेल के अंदर ब्रेस्ट, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, ऑर्कियोपेक्सी, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ क्या बोलते हैं, नहीं, रिमूवल जो होता है वो ऑर्किडेक्टोमी होता है। ऑर्कियोपेक्टोमी या जो सर्जरी होती है ना, इसके रिलेटेड, ओवरी के रिलेटेड और इसके रिलेटेड, यहाँ पर तुम ऑर्कियोपेक्सी बोल रहे हो ना, तो उसके टेस्टिस के रिलेटेड, टेस्टिस को सर्जिकली यदि हम, क्योंकि एक बार क्या हुआ, मान लो टेस्टिस जो है वो उसमें ही रह गया, एब्डोमेन के अंदर, तो एब्डोमेन के अंदर रह गया, तो फिर क्या होगा, वो जो पर्सन है वो तो स्टेराइल रह सकता है, तो सर्जिकली रिमूव करके उसको वापस से स्क्रोटम के अंदर लेकर के आना, उसको हम ऑर्कियोपेक्सी बोलेंगे। और टेस्टिस के रिलेटेड सर्जरी है, जिससे सर्जरी से इसको बाहर निकाला जाता है। कौन पूछा था ये? भारती, ठीक है ना, भारती समझ गए? सर थैंक यू। उसके बाद प्राइमरी टर्सरी फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के बारे में बाद में एक बार और डिटेल में बात करेंगे। टर्सरी फॉलिकल जो होता है वो ग्राफियन फॉलिकल से ठीक पहले वाली स्टेज होती है, जिसके अंदर एंटम कैविटी वगैरह बन चुकी होती है। ओके सर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई ना, इरेज कर दो। यस सर। देखो इस चैप्टर में यही है कि ना, कि हम ना हर एक पॉइंट के बारे में जितना उतना डिटेल में जा सकते हैं। और सर ग्राफियन फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल एक ही है ना? यस सर। कौन सा फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल एंड ग्राफियन। टर्सरी। जो टर्सरी फॉलिकल एकदम मैच्योर हो जाएगा तब हम उसे ग्राफियन फॉलिकल, मतलब सर क्योंकि हम लोग दो ठो तुम ऐसा मतलब कि बोलते हो कि टर्सरी फॉलिकल को ही मैच्योर कंडीशन में हम ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं। ठीक है ना, टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल नाम किस आधार पर रखा? क्योंकि ग्राफ ने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया? उन्होंने मैच्योर टर्सरी फॉलिकल को देखा जो बाहर निकलती है, उस मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल बोला। तो तुम टर्सरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं क्या? बोल सकते हो, हाँ बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या रहेगा, बोलो कि मैच्योर परिपक्व टर्सरी फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, तो ज्यादा सही है। समझे? ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसरी फीमेल ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो है
उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रेस्ट जो है उसे हिंदी में या तो मेमोरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि या स्तन भी बोल देते हैं ब्रेस्ट को। अब ब्रेस्ट जो है वो कौन सा ऑर्गन है फीमेल के अंदर? ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। जो मेमेलिया है, मेमेलिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। तो क्या मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो सभी मैमल्स में होता है क्या? क्या लड़कों के अंदर भी है क्या? लड़कों, क्या तुम्हारे अंदर मेमोरी ग्लैंड है क्या? यस सर। यस सर। लेकिन वेस्टिजियल ऑर्गन्स में आते हैं, डेवलपमेंट नहीं रहता, पर्सनल नहीं होता। हाँ, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, डेवलप स्टेज में नहीं है। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है। कब डेवलप हो जाता है? प्यूबर्टी में। किसके रेस्पॉन्स में? जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इन हार्मोन के रेस्पॉन्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो फीमेल के काउंट होते हैं। कौन? मेमोरी ग्लैंड। अब देखो कैसे होता है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फीमेल के अंदर तो क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो ब्रेस्ट है उस पे कुछ पार्ट जो होता है वो डार्क कलर का होता है। कुछ पार्ट जो है वो डार्क कलर का होता है। जो डार्क कलर का एक सर्कल होता है निप्पल के अराउंड, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एरियोला ग्लैंड। ये वाला पोर्शन मान लो कुछ एरिया जो है वो कैसा है, डार्क कलर का है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं एरियोला ग्लैंड। और ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दो चीजें होती हैं। फैट है, जो फैट टिश्यू फेशियल में है और फैट टिश्यू वो प्रेजेंट है, और उसके अलावा है बहुत सारा ग्लैंड जो किस टाइप का होता है, उसे हम मेमोरी ग्लैंड बोल रहे हैं। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मसल्स होते हैं, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर पेक्टोरलिस मसल, जो हमारा सीना है, हमारा जो चेस्ट होता है, उस पे जो मसल होती है वो पेक्टोरलिस मसल होती है। ये क्या है? ये मेमोरी ग्लैंड। रिब्स मसल जो है वो पेक्टोरलिस मसल, पेक्टोरलिस मेजर मैग्नेटिज्म होता है। अब यहाँ पर जो मेमोरी ग्लैंड है, यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लोब्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब्स। ऐसे एक लोब, कितने लोब होते हैं टोटल? 15 से 20। 15 से 20 ऐसे लोब्स हैं। कुछ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ऐसे 15 से 20 लोब हैं। एक लोब के अंदर बहुत सारी कुपिकाएं हैं, एल्वियोलाई हैं। ये तो क्या है? ये तो है स्तनपाली। स्तनपाली को इंग्लिश में बोल दोगे मेमोरी लोब्स। स्तनपाली को क्या बोलोगे? मेमोरी लोब्स। 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, और इन लोब्स के अंदर क्या है? छोटी छोटी ऐसी क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई, कुपिकाएं बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कुपिकाएं। क्या होगा? हर एक कुपिका जो है उसकी अपनी अपनी डक्ट होगी, अपनी अपनी नलिकाएं होंगी। तो यहाँ पर अंदर जो है इनकी डक्ट है बहुत सारी, और वो डक्ट जो है वो इस तरीके से बाहर ओपन होगी। तो ये जो डक्ट बनती है सबसे पहले, इसे बोलते हैं हम, यानी मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब के अंदर क्या हो गया? एल्वियोलाई, कुपिका। एल्वियोलाई या कुपिका, ठीक है। इनकी डक्ट्स ने मिलकर के क्या बनाया? ट्यूब्यूल बनाया, नलिका बनाई। क्या बोल देंगे? मेमोरी ट्यूब्यूल, स्तन नलिकाएं,
बहुत सारी स्तन नलिकाएं बनी और ये स्तन नलिकाएं आपस में फ्यूज हो जाएंगी। बहुत सारी स्तन नलिकाएं जो हैं वो आपस में से फ्यूज हो, और ये फ्यूज होकर के जो नलिकाएं बना रही है, आपस में जुड़ करके जो नलिकाएं बना रही है, वो नलिकाओं को हम क्या बोल रहे हैं? उन नलिकाओं को हम बोलते हैं क्या? मेमोरी डक्ट। स्तन वाहिका, डक्ट को वाहिका बोलते हैं क्या? तो मेमोरी डक्ट। ऑर्डर ध्यान रखना, किस ऑर्डर में ना वो ध्यान रखना। सर जी वाहिनी बोलते हैं शायद, वाहिनी वाहिनी। वाहिनी तो ट्यूब्यूल को बोलते हैं ना शायद, और वाहिका जो है वो डक्ट को बोलते हैं। सर वाहिनी को डक्ट बोलते हैं। फिर ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं? हम लोग देख लेंगे सर, एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ा। वाले टर्म्स ध्यान रखो, हिंदी वाले टर्म में तुम खुद भी कंफ्यूज रहोगे, मुझे भी करोगे। सर जी एनसीईआरटी से ही बताई, मैं तो दुग्धवाहिनी करके लैक्टिफेरस डक्ट लिखा था इसलिए। वो अलग है, दुग्ध वाहिनी अब आएगी। फिर क्या होता है देखो, मेमोरी डक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फूली हुई कुछ संरचनाओं के अंदर, ट्यूब्स के अंदर। कुछ ट्यूब जो फूली हुई होती है, कुछ इस तरीके से वो यहां से निकलता है। ये जो फूली हुई संरचना होती है इसे बोलते हैं हम एम्पुला, तुम्बिका। मेमोरी एम्पुला, तुम्बिका बोलते हैं हिंदी में। और फिर ये ओपन होती है किसके थ्रू? ये लैटिसिफेरस डक्ट जो है, दुग्ध वाहिनी इनको बोलते हैं, लैटिसिफेरस डक्ट, उसके द्वारा ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से संरचना होती है। यहां पर तुम्हें मेनली क्या करना है? ऑर्डर ध्यान रखना है कि किससे क्या बन रहा है। और यहाँ पर जो ये टिश्यूज है, ये कौन से टिश्यूज है? ये फैट वगैरह है, यहाँ पर जो वसा होता है उसका जमाव है। तो ये संरचना होती है किसकी? ये संरचना होती है स्तन की ब्रेस्ट। क्या होगा वापस से एक बार फटाफट से देख लो। स्तन के अंदर हम देखते हैं क्या कि मेमोरी लोब्स होते हैं बहुत सारे, 15 to 20। मेमोरी लोब्स जो है उनके अंदर छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई की जो डक्ट होते हैं वो मिलकर के मेमोरी ट्यूब्यूल बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल फ्यूज होकर के मेमोरी डक्ट बनाते हैं। ये मेमोरी डक्ट भी आपस में मिलकर के कुछ फूली हुई नलिकाओं के अंदर खुलते हैं, जिन्हें हम एम्पुला बोलते हैं। और इस एम्पुला के बाद में ये फ्यूज होकर के लैटिसिफेरस डक्ट बनाते हैं, जो स्तन जो ये जो निप्पल है उसके ऊपर क्या होता है? ओपनिंग्स के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से संरचना होती है ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने के बाद में क्या होता है? जब पार्चुलेशन का, रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, पार्चुलेशन का टाइम आता है, उस टाइम पर हार्मोनल कंट्रोल में कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है। इस टाइम पे सबसे मेन रोल होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जिसका काम क्या होता है? दुग्ध निर्माण का काम होता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन जो है वो क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, इसके अंदर दुग्ध का निर्माण करवाएगा, और दुग्ध का निकलना, एक तो मिल्क का फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ मिल्क मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन, और मिल्क का बाहर निकलना, मिल्क का स्राव करना, दुग्ध स्रावण, वो मेनली किसके कंट्रोल में होगा? वो ऑक्सीटोसिन के कंट्रोल में होगा। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो वो क्या करता है? वो दुग्ध का स्रावन करवाता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दुग्ध स्रावन के लिए स्टिमुलस कौन देता है? मदर का मिल्क कब इजैकुलेट होगा? जब बच्चा होता है ना, तो मदर जो है उसके अंदर दूध जो है वो अपने आप, उससे पहले नहीं बन रहा था, फिर बनने लग गया, बनने भी लग गया, और दुग्ध का स्रावन भी होने लग जाता है। क्यों? कुछ रिफ्लेक्स होते हैं उसके लिए कुछ रिफ्लेक्स होते हैं। जो जब बेबी रोता है, बच्चे का रोना अपने आप में एक रिफ्लेक्स होता है। जब बच्चा रोता है ना, जो बेबी की क्राई होती है, उस इमोशन से वो सुन के मदर के अंदर जो इमोशन होता है, ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि मिल्क का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। उसके अलावा सकलिंग रिफ्लेक्स होता है। जब बेबी मदर का निप्पल जो उसे सक करता है, उस टाइम पे उस रिफ्लेक्स से भी मिल्क का सिक्रेशन होता है। तो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्सेस होंगे जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन हो जाता है। क्लियर हो गई क्या बात सबको? मेमोरी लाइन की स्ट्रक्चर सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़े? यस सर। यस अब देखेंगे ना सर कुछ
कुछ रेयर केस में मेल्स में भी मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है ना? हाँ, यदि मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये जो हार्मोन है, मान लो तुम जो पढ़ते हो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टेस्टोस्टेरोन के अंदर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिएक्शन से ही आगे क्या बनता है? एस्ट्रोजन बनता है। तो इस तरीके से हार्मोन का कन्वर्जन होता है। अब किसी ह्यूमन के अंदर तुमने देखा कि कुछ रीजन की वजह से हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया, एस्ट्रोजन वगैरह बनने लग गया ज्यादा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, उसका ब्रेस्ट जो होता है। सर क्रोमोसोम्स की वजह से भी होता है क्या? की वजह से क्रोमोसोम हाँ होता ही है ना, मेनली क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो कई बार कंट्रोल करता है। तुमने पढ़ा भी होगा जेनेटिक्स के अंदर क्लाइंट यस सर वाली कंडीशन है ना? यस सर पढ़े। गायनेकोमेस्टिया का मतलब बड़ा हो जाना, फीमेल का कैरेक्टर आ जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो गैमेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण, मेल और फीमेल का गैमेट कैसे बनता है पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिटेल में देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? युग्मक निर्माण। मेल गैमेटोजेनेसिस को क्या बोल सकते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल के अंदर क्या है? पहले मेल का पढ़ रहे, मेल गैमेटोजेनेसिस, सीधे लिख देता हूं मेल गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में वैसे यदि हम देखें तो 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन कौन से? 4 स्टेप? स्टेप 1 इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बनेगा इससे? स्पर्मेटोसाइट बनेगा ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बनेगा? स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? मियोसिस। मियोसिस भी 2 स्टेप में, मियोसिस 1 मियोसिस 2 ये होगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में जो स्पर्मेटोसाइट बने हुए होंगे, सॉरी स्पर्मेटिड्स बने होंगे, उस स्पर्मेटिड से यदि स्पर्म रिलीज हो जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटिड का कायांतरण। हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को क्या बोल दोगे? उस प्रोसेस को बोल दोगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है ना? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये 4 स्टेप है, ठीक है। अब ये 4 स्टेप तो हमने देखे किसके अकॉर्डिंग, क्या प्रोसेस होनी है उसके अकॉर्डिंग। और जब हम इसे हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेप्स में पढ़ेंगे कि क्या-क्या फेजेस हैं, फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कौन-कौन से फेज होते हैं? क्या मल्टीप्लिकेशन फेज होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। क्या होता है बच्चे मल्टीप्लिकेशन फेज में? क्या हो सकता है इसमें? नंबर जनन कुछ क्या सर सिर्फ नंबर बस बढ़ेगा, कुछ नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा होता है क्या? ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। वृद्धि फेज, और होता है मैच्योरेशन फेज। तो ये 3 फेज के अंदर हम प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले तो क्या-क्या होता है वो मैंने बताया। पहले क्या होगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में? ये मान लो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स डिवाइड करेंगे तो स्पर्मेटोसाइट, फिर और डिवाइड किया और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बने। तो पहले तो बहुत सारा माइटोसिस होता है, काफी टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? ज्यादा टाइम, लगभग 74 आवर का टाइम जो है वो एक मैच्योर स्पर्म बनने में लगता है, एक स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। उसमें बहुत सारा माइटोसिस होता है पहले, फिर उसके बाद इनमें से कुछ सेल्स जो है वो साइज में बड़ी होने लग जाती है। फिर इसमें क्या होगा? मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ, फिर उसके बाद में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद में अभी तो ये राउंड सेल है, इससे क्या बनना है? इससे स्पर्म ऐसा बनना है,
उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है। ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी जब आती है तब उस टाइम पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर, जैसा कि हमने देखा था एफएसएच और एलएच इनका लेवल बढ़ने लग जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल स्टार्ट करें यहां से। ये सेल जो है ये कौन सी है, ये है स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल ऐसे सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, इनिशियली माइटोसिस, एक बार माइटोसिस हुआ, फिर दो बार माइटोसिस हुआ, क्या होता जा रहा है, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम, मैनी स्पर्मेटोगोनियम। कब हो रहा है ये, एम्ब्रियो स्टेज में हो रहा है कि एडल्ट स्टेज में हो रहा है, एम्ब्रियो स्टेज में हो रहा है कि एडल्ट स्टेज में हो रहा है, बोलो सर एडल्ट में। एडल्ट स्टेज। होता है कि जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस में मेल के अंदर एडल्ट स्टेज में ये होना स्टार्ट हुआ, इस स्टेज को ही हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रवस्था। अब क्या होगा, अब इनके अंदर से एक कोई भी कोशिका, मतलब एक नहीं बहुत सारी होती है क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे मिलियंस में बन रहे, देख रहे थे, तो कोई सेल जो है उसका साइज बढ़ गया और वो बड़ा समझ लिया कुछ इस तरीके से। इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। हिंदी में क्या बोल दोगे, प्राथमिक शुक्र कोशिका, ऐसे नाम दिया हुआ है। तो इस फेज को ही हम क्या बोल देते हैं, इस फेज को ही बोल देते हैं हम ग्रोथ फेज। अब होगा मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, मियोसिस 1। अच्छा कोई मुझे आप क्रोमोसोम नंबर भी बता दो साथ में। स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर सपोज क्रोमोसोम नंबर जो था वो था 22 पेयर ऑटोसोम प्लस XY मान लो, क्या XX भी हो सकता है क्या यहाँ पर 22 AA प्लस XX भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? नो सर। नो सर सर, नहीं लिख सकते। नहीं। नो सर नहीं लिख सकते। चलो ठीक है, इसका मतलब सब जान रहे हो, ठीक है। तो भाई मेल है ना, स्पर्म बनने की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर माइटोसिस हुआ, जो ये जो स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोमल कंडीशन क्या होगी, सर XY प्लस क्या ये भी 2n था और ये भी 2n है? ये यस भी सर। 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। अब इसके अंदर स्टार्ट हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 एक बार मियोसिस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, कि दो बार मियोसिस होता है, 2 बार मियोसिस। दो बार। राइट हो गया क्या, 2 बार मियोसिस होगा, कैसे बातें कर रहे हो, 2 बार कैसे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगा ना एक बार। मियोसिस एक ही बार होता है, गलत करना चाहता हूं क्वेश्चन गलत करो, मियोसिस एक ही बार होता है, उस मियोसिस का स्टेप 2 है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, 2 बार मियोसिस नहीं होता है। यस सर, 2 स्टेप होता है मियोसिस में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। करवा दूंगा ऐसा क्वेश्चन कि बताओ कितने बार मियोसिस होता है, तुम बोल दोगे 2 बार मियोसिस होता है, मैं गलत है, 2 बार नहीं होता, एक ही बार होता है, लेकिन उसके 2 स्टेप है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 और 2 का मतलब ये नहीं है कि लो एक बार मियोसिस हो गया और ये लोग दूसरी बार मियोसिस हो गया, ये नहीं है ना, अभी आधे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 2 सेल बन गई। अब ये जो 2 सेल बन गई, इसके अंदर क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस 1 के बाद में जो सेल बनी इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक का, समझ में आ गया उसको, तो में से किसी ने पूछा होगा, यस सर। ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बन गया यहाँ पर। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम्स का क्या कंडीशन है वो बता सकते हो क्या, एन कंडीशन, अनकंडीशन। तो पेयर में से एक आ जाएगा, 22 पेयर ऑटोसोम था, अब सिर्फ सिंगल बचा, ए की जगह ए हो गया, और x और y में से एक आ जाएगा, या तो x या फिर y, है ना।
एन होता है। क्वेश्चन पूछिए, बताओ कौन एन होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, कौन एन होता है? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो 2n होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट डिवीजन होगा कौन सा? कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड हुआ और टोटल कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स। 4 बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। अब इस ये जो सेल है इनको क्या बोलोगे? स्पर्मेटिड। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स जो है ये भी कैसे हैं? हैप्लोइड। आई के अपनी बात समझ में? अब क्या हुआ? स्पर्मेटिड्स तो बन गए, अब ये स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? स्पर्मेटोजोआ के अंदर। स्पर्मेटिड से क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है। कैसे बनेगा? मान लो यहां पे बना रहा हूं, ये है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स तो कैसा दिख रहा है? एक नॉर्मल सेल के जैसा दिख रहा है, गोल सा है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। लेकिन इसका काम क्या है? जो स्पर्म बनेगा इसे तो सारी दुनिया से लड़के जाना है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, भागना पड़ेगा इसे चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तेजी से भाग सके। अभी तो बहुत भारी है, मोटू है, अभी तो कहां से भागेगा? भागने के लिए कुछ है भी नहीं, इसके बाद पूछ भी नहीं है इसकी। तो क्या होगा? चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे इसको अपने आप को ऐसे चेंज करना है जिससे कि क्या हो जाए? हल्का हो जाए, छोटा हो जाए, हल्का हो जाए, छोटा हो जाए, इसके अंदर टेल डेवलप हो जाए ताकि ये भाग पाए तेजी से। उसके लिए इसको अपने आप को चेंज करना होगा। क्या होता है? इसका साइटोप्लाज्म पीछे की तरफ बहना स्टार्ट होता है। ये न्यूक्लियस है इसका, साइटोप्लाज्म पीछे की तरफ भागना स्टार्ट होता है। गोल्गी बॉडी जो है वो टिप के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक्रोसोम बना देती है, बस एक्रोसोम बना देती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी पीछे की तरफ भाग जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ भाग जाते हैं, एक इस तरीके से वो एक निवेन शीट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और जो इसका सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, तो डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देता है, टेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और मेम्ब्रेन जो है वो बहती बहती मेम्ब्रेन जो है वो बहते बहते इसके ऊपर एक पतली ऐसे झिल्ली नुमा संरचना जो है वो बना देती है। कुछ इस तरीके से क्या बन गया? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हो? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्या सबको ये बातें समझ में आ गई क्या? यस सर। हाँ, आसान सा प्रोसेस। इसमें यही वाला प्रोसेस जो उसे हम क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन, परिपक्वन। अब एक बार हम स्पर्म के स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जो फीमेल गैमेट है उसका डेवलपमेंट करेंगे। कर दूं रेस? कर दूं ना? यस सर। सर ये स्पर्म की टिप में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है क्या? हाइलुरोनिडेज, हाँ यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सर क्या फंक्शन होता है उसका? वो बच्चे जब ये एग को मिलेगा तो एग के अंदर इसको न्यूक्लियस को ट्रांसफर करना है। यस सर। न्यूक्लिक एसिड जो पेनिट्रेट टिश्यू होती है या एग के ऊपर जो लेयर्स होती है उसमें प्रेजेंट, तो वो उनको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा इसको, ताकि मतलब स्पर्म जो है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, एंटर। ओके थैंक। हेलो सर, स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है? स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन भी देख लो। स्पर्म, दो चीजें तो मैंने तुमको बता दी थी, इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन। एक स्पर्मिएशन टर्म भी तुम्हारे सामने आएगा। वो टर्म क्या होता है?
ये सर्टोली सेल है, जर्मेटोथीलियम की सर्टोली सेल लंबी लंबी थी कुछ इस तरीके से। जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद में यानी स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद में ये स्पर्म बन चुका है, तो उसके बाद में ये स्पर्म जो है वो एम्बेड हो जाता है अपने आप को, मतलब इस अपना हेड जो है उसको सर्टोली सेल के अंदर ऐसे पेनिट्रेट कर देता है। क्यों कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है इसको यहाँ से तो क्या होगा, धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में ये वापस से बाहर निकल जाएगा और तैयार हो जाएगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। हेलो सर, हेलो सर, रिलीज होने वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम स्पर्मिएशन बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन को? हिंदी में भी स्पर्मिएशन ही बोलेंगे बच्चे, को अलग से टर्म इसके लिए हिंदी में मैंने कभी नहीं पढ़ा। स्पर्मिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ देखो यहां पर क्या हुआ, सेल ऑर्गेनेल्स, इसने अपने सेल ऑर्गेनेल्स धीरे धीरे कम कर दिए। जब स्पर्मिएशन की प्रोसेस हुई तो इसने इसको सेल ऑर्गेनेल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेल ऑर्गेनेल वगैरह तो किसका काम आएगा, एग का काम आएगा। तुमको पता होगा कि तुमने पढ़ा भी होगा कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है किसके थ्रू होता है, पढ़ा है क्या? इसका मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का? कोशिका द्रव्य इनहेरिटेंस को बोलते हैं क्या, वंशागति, कोशिका द्रव्य वंशागति। नहीं पढ़ा है क्या कोशिका द्रव्य वंशागति? नो सर। हमारे अंदर नहीं आ रहे वाला वो नहीं पढ़ा के सुन लो। हमारे अंदर जो जीन, हमारे अंदर जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो सिर्फ मदर से आती है। ऐसा जो भी लक्षण है, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, मेरा क्लोरोप्लास्ट या किसी का भी क्लोरोप्लास्ट, उनमें समानताएं होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बच्चे ह्यूमन स्पर्म जो है वो लिवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, ये तो हर कोई जानता है। ये तो जब भी तुम पढ़ते हो डिस्कवरी सेल के अंदर, तभी तुमने कभी भी पढ़ा ही होगा कि लिवेनहॉक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन स्पर्म को। ठीक है, चलो हम अपने काम की बात पे आ रहे हैं कि जो सबसे पहले मतलब हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जीन है वो सिर्फ मदर से आती है। हम सबके अंदर उसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं हो रहा है। सबके सबका जीन जो है वो अपनी अपनी मम्मी से आ रहा है, उनका अपनी मम्मी से आ रहा है, उनका अपनी मम्मी से आ रहा है। ऐसा इनहेरिटेंस होता है, उसे हम साइटोप्लाज्मिक या मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्योंकि फीमेल में साइटोप्लाज्म मैक्सिमम अमाउंट में रहते हैं ना, तो क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म तो बहुत सारा था और स्पर्म के अंदर तुमने क्या देखा, अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने प्रोसेस पढ़ी, उस प्रोसेस में इसने क्या किया, उस प्रोसेस में इसके साइटोप्लाज्म का के अंदर यहाँ पर मैक्सिमम जो स्पेस है वो किसने ले रखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कम पड़ लिया इसने, क्यों कम किया, मैंने अभी बताया तुमको। इसे तो भागना है, इसे अभी रेस में पार्टिसिपेट करना है और उस रेस को जीतना है। इस रेस को जीतना है तो हल्का होना जरूरी है, यानी इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम से कम होना चाहिए। इसने अपने क्या साइटोप्लाज्म की तरफ बहने लग गया था स्पर्मिएशन के प्रोसेस में, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा न्यूक्लियस। ये क्या है, ये है इसका केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। और गोल्जी बॉडी ने क्या किया, ये तो है न्यूक्लियस, और गोल्जी बॉडी ने क्या किया है, गोल्जी बॉडी ने एंजाइम्स वगैरह जो हैं वो बना करके रख दिया किसके अंदर, यहाँ पर टिप पे एक कैप के समान संरचना बना दिया और उसके अंदर भरे हुए हैं एंजाइम्स, स्पर्मलाइसिन्स वगैरह जो है वो भरे हुए हैं, हाइलुरोनिडेज जो है वो भरा हुआ है यहाँ पर। इसे हम क्या बोलेंगे, ये है एक
मैक्रोसोम। बाकी साइटोप्लाज्म पीछे रह गया। क्या इसके पास सेंट्रियोल है? यस, 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। 2 सेंट्रियोल है, ये मान लो प्रॉक्सिमल, ये मान लो डिस्टल, ऐसा सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या किया? डिस्टल सेंट्रियोल ने बीच में फिलामेंट बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। कुछ इस तरीके से। और ये टेल के पोस्टीरियर पार्ट में कुछ पार्ट जो है टेल का, उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और कुछ पार्ट टेल का होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। कुछ इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर रिंग सेंट्रियोल बोल देते हैं इसको। तो इस तरीके का बना दिया। और यहाँ पर मिडिल पीस वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उपस्थित है, और माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक लेयर जैसा जो है वो भी बना देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसने यहाँ पर लेयर जैसा बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत तो है, सेलुलर ऑर्गेनेल कम कर ले वो अच्छी बात है, लेकिन इसको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत तो है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों भाई? क्यों इसको माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज्यादा जरूरत है? एनर्जी के सर लिए। गति कराने के लिए। यस, इसे भागना है तो इसे एनर्जी चाहिए, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए। तो इसने क्या किया? मिडिल पीस में ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की एक लेयर जैसे बनाकर दी, जिसे हम बोलते हैं निबेलकल शीथ। तो कौन-कौन से पार्ट हो गए यहाँ पर स्पर्म के अंदर? स्पर्म के अंदर ये वाला पार्ट जो है ये है शीर्ष भाग है इसका। ये छोटा सा पार्ट जो है सेंट्रियोल जहां पर है, इसे बोल देते हैं नेक। ये वाला पोर्शन जो है ये है मिडल पीस, मध्य भाग, और ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है नीचे वाला है। आगे बात समझ में। तो स्पर्म के अंदर हेड, नेक, मिडल पीस और कुछ टेल जो है ये भाग होते हैं। हेड वाले भाग में केंद्र उपस्थित होता है, टिप पे एक्रोसोम होते हैं जिसके ऊपर एक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। नेक वाले पार्ट में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं। कौन से सेंट्रियोल है? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? समीपस्थ। एंड डिस्टल, डिस्टल का मतलब क्या होता है? दूरस्थ सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल ने क्या किया है? यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट बनाया हुआ है, अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट। इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बना दिया है? इसने बना दिया है निबेन कर्ण, निबेन कर्ण शीथ। निबेन कर्ण शीथ। यहाँ पर होता है रिंग सेंट्रियोल, और यहाँ पर क्या हो गई? टेल हो गई। क्लियर है सब बच्चों को स्पर्म की स्ट्रक्चर? ठीक है। यहाँ पर अब इसके बाद सारे भाग जो उनके हमने फंक्शन भी देख लिए और ये भी समझ लिया साथ में। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तब स्पर्म का कौन सा पार्ट एंटर करेगा एग के अंदर? एक्रोसोम। एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड वाला पार्ट। एक्रोसोम एंटर करेगा बस। हेड वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट पूरा। हेड वाला पार्ट पूरा करेगा। यस सर। उस टाइम पे क्या होता है? यहाँ पर एंटी फर्टिलाइजिंग नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन होती है, जिनकी वजह से क्या होता है? पोलैरिटी सडनली चेंज होगी। जो पंप वगैरह है वो सब काम करने लगते हैं, पोलैरिटी चेंज होती है, और क्या होता है? ये जाके एग को जब अटैच होगा तो ये वाला पोर्शन पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, एक्रोसोम फट जाएगा और इसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। उस टाइम पर एक्रोसोम तो ब्रेक हो जाएगा। उस टाइम पर ये जो न्यूक्लियस है ये एंटर हो जाता है किसके अंदर? एग के अंदर। एग के अंदर हेड वाला रीजन बोल सकते हो, गलत नहीं है, सही है, बट उसमें भी मेनली क्या होता है? न्यूक्लियस वाला पोर्शन जो है वही एंटर करता है, बाकी पोर्शन जो मोस्टली बाहर। सर वो जो नेबन कर्ण शीथ है वो क्या करता है?
वेनकम शीट क्या है पहले वो बताओ तो पता पड़ जाएगा क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बताओ? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल सही, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाए। क्लियर हो गई बात? ताकि तेजी से भाग पाए उसके लिए। यस सर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद में oogenesis। मेल जेंडर जेनेसिस देखा ना, अब देखेंगे फीमेल जेंडर जेनेसिस। क्या सब लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है? यस सर। यस देखो एक्चुअली क्या है ना, दो चीजें हैं, चैप्टर इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो यदि तुम्हारे मन में सच में सीखने की तमन्ना है कुछ कि हाँ हमें पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जानना है, तो डेफिनेटली चैप्टर बहुत आसान लगेगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि हम तो उसके कंपेयर में काफी अच्छे से देख रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में oogenesis। oogenesis कितना टाइम लगा, लेकिन oogenesis हम यदि स्टार्ट करेंगे ना हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 5 मिनट का टाइम है, oogenesis नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। क्वेश्चंस पूछ लो अभी यदि कुछ पूछना है। ट्रोफैक्टोडर्म सर, ट्रोफैक्टोडर्म कहाँ यूज होता है? क्या बोल रहे हो? क्या होता है मतलब सर, ट्रोफैक्टोडर्म क्या होता है? प्रोएक्टोडर्म। मैं लिख दूं क्या? हाँ लिख दो। Sir, I have a question. Sir, please don't take it otherwise, but sir, सिर्फ प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के टाइम ही होते हैं? देखो मेंस्ट्रुएशन होना किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? मेंस्ट्रुएशन होना इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओवरी और यूट्रस वो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं जो सीक्वेंशियल वे में होने चाहिए, है ना? यानी जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होने लगा तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि इसका मतलब फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गई है और उसके अंदर नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अभी हमने पढ़े वो चल रहे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा, इसका मतलब नॉर्मल है। जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन यदि उसके आसपास में यदि एग वहां पर 10 से 17 डेज के बीच में होता है ना? क्या बच्चे? 10 से 17 डेज के बीच में। हाँ, जो एग्जैक्टली तो हम 14 डेज बोल देते हैं, लेकिन 3-3 दिन तुम ले सकते हो इधर उधर। तो उस टाइम पे तो मेंस्ट्रुएशन यदि होता रहेगा तो इसका मतलब यस क्या हो जाएगा, उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, कब नहीं चल रहा है, मान लो या तो बच्चा है अभी प्यूबर्टी आई नहीं है तो उस केस में, या फिर मेनोपॉज के बाद वाले एक टाइम पे, तब उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। या फिर कोई एब्नॉर्मलिटी है, यदि हार्मोनल चेंजेस सही से नहीं हो पा रहे, या सपोज मान लो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पा रहा है, तो उन सब केसेस में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है सर 14 डेज को एलिस सर्ज भी बोलते हैं ना? एलिस सर्ज होता है उस टाइम पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, तब मैं तुमको हार्मोन्स के सारे बता दूंगा कि क्यों सर्ज होता है क्या होता है। ठीक है अच्छा, ये ट्रोफोएक्टोडर्म। बच्चे ट्रोफोएक्टोडर्म तो तुम एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, उस टाइम पे पढ़ोगे कि एक्टोडर्म का वो पार्ट जो क्या करता है ऊपर की तरफ जाता है और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसे हम ट्रोफोएक्टोडर्म, है ना? ओके, थैंक यू। और एजोस्पर्मिया बच्चे हमने बात की थी। एजोस्पर्मिया वो कंडीशन है जिसमें हम देखते हैं स्पर्म काउंट जो है वो लगभग 0 हो जाता है, नील हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन की पावर खत्म हो जाएगी, मतलब स्टर्डिलिटी आ जाएगी मेल के अंदर। मतलब पूछ रहे हैं कि सर इंसेमिनेशन को एक बार और बता दीजिए। इंसेमिनेशन होता है स्पर्म जो है उसे यदि फीमेल की वजाइना में हम इजैकुलेट कर रहे हैं तो उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। स्पर्म का या सीमेन का वजाइना में इजैकुलेट होना, ठीक है, स्खलित होना, ठीक है, इंसेमिनेशन। ठीक है सर, इस फॉर्म का कौन सा पार्ट मतलब एंटर करता है बताया? मैंने बताया क्या, स्पर्म का मेनली जो हेड वाला पार्ट है वो एंटर करेगा, उसमें भी मेनली न्यूक्लियस। कुछ के अंदर क्या होता है, स्पर्म मिडिल पीस के साथ अंदर जाता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, जो फीमेल के एंजाइम्स होते हैं वो बाकी सारे पोर्शन को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। सर जी तो जाता होगा ना? बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? और सर एक्सोसोम मतलब हाँ, माइटो बाकी कोई भी पार्ट जो है स्पर्म का वो उसकी बॉडी एग के अंदर वो नहीं बचता है, सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लियस। ठीक है ना?
सर जी लेकिन वो जो उसका टेल होता है वो तो उसको गति करता है, तो वो तो उसको सहायता करता है ना मोस्टली। हाँ, तो सहायता किया ही ना उसने, सहायता किया, लेकिन जब एक बार अंदर चला गया उसके बाद तो कॉर्टिकल रिएक्शन हो गई, उसके बाद तो मेम्ब्रेन लाइज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स है ना वहां पर। जो फीमेल है उसने तो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट किए हुए ना, तो न्यूक्लियस के अलावा बाकी पोर्शन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, थैंक यू। मानसी पूछ रही है what are effects observed in memory gland when the child is dead? ये तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन पूछा है तुमने। चाइल्ड डेड है तो डेड हो गई, फिर उसके बाद तो मेमोरी ग्लैंड पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डेड ही हो गया तो फिर क्या होगा? क्या तुम कुछ मतलब क्या सोच रहे हो, क्या क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? में समझ नहीं आया। डेथ के बाद में तो बॉडी के कोई भी ऑर्गन क्या होंगे, सब डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। मिल्क सीक्रेशन, देखो क्या होता है ना कि जब वो मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह डीजेनरेट होने लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लिक्विफिकेशन हो जाएगा। वो मिल्क नहीं है एक्चुअल में, वो तो क्या होता है, वो तो उसके अंदर जो सेल्स वगैरह है वो डीजेनरेट हो जाएंगी और अपने जो सीक्रेशंस है वो दे देगी। तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि यस कुछ ऐसे सब्सटेंस निकल गए उसमें से, लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो इससे अलग है, वो इससे अलग है। मतलब जो एडल्ट कंडीशन में मिल्क फॉर्मेशन सीक्रेशन हो रहा है वैसा नहीं हो रहा। वो तो ग्लैंड्स है वहां पर, जो भी रिड्यूस फॉर्म में भी है तो वो डीजेनरेट होकर के और लिक्विड जो है वो मतलब वहां से सीक्रेट हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है ना। मिल्क सीक्रेशन ये तो नहीं होगा क्योंकि भाई डेड हो गया, मेमोरी ग्लैंड डेवलप कहां होगा, है ना, इसलिए। चलो ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर को कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू। Right, sir. Thank you.